हेलो फ्रेंड जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्ज़ाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों का चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ऑप्शन क्या दे रखा है आपका, हर्बर्ट गॉर्डनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, जीन पियाजे, ले वाइगोस्की। देखिए जो जीन पियाजे थे उन्होंने क्या कहा, जो बच्चों का चिंतन होता है वो क्या होता है, गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। ठीक है, यानी जितना आप सोच सकते हैं उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है। जो मात्रा होती है वो क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, जितना आप सोचेंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच सकता है, बट जो गुण होता है, जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अलग होती है। ठीक है, यानी जो आप हैं, आप क्या करेंगे, अपने घर के काम के बारे में सोच सकते हैं, अपने ऑफिस के काम के बारे में सोच सकते हैं, बट एक छोटा बच्चा क्या सोचेगा, अपने चॉकलेट्स के बारे में सोच सकता है, अपने खिलौनों के बारे में सोच सकता है। तो जो गुण होता है, ठीक है, जो क्वालिटी होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, बट क्वांटिटी जो मात्रा होती है वो सेम होती है। जितना आप सोचेंगे उतना एक छोटा बच्चा भी सोच पाएगा, बट आप किसी और चीज़ के बारे में सोचेंगे, छोटा बच्चा किसी और चीज़ के बारे में सोचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किसने कहा था ये चीज़, जीन पियाजे ने। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग जिन्होंने कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत दिया, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, लेव वाइगोस्की जिन्होंने कि सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया, और हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या क्या, बुद्धि कई प्रकार की होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विकास के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विकास सुरुचिपूर्ण सुव्यवस्थित समूह की अवस्थाओं में पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण होता है। देखिए जो विकास है ये सुव्यवस्थित तो होता है, यानी एक ऑर्डर में तो चलता है। यानी पहले आपकी शैशवावस्था आएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी, फिर वयस्कतावस्था आएगी। ठीक है, तो एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर में तो चलता है, बट ये पूर्व निश्चित आनुवंशिक घटकों के कारण नहीं होता है। क्योंकि इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है। ठीक है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है ये किसका परिणाम होता है, हमारी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ठीक है, दोनों का परिणाम होता है। इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। विकास एक सरल और एक दिशीय प्रक्रिया है। देखिए कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं होता है, सरल नहीं होता है। हमारा विकास क्या होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। ठीक है, बैक एंड फोर्थ चलता है, तो ये लीनियर प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ पर दे रखा है सरल है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और इसके साथ में क्या दे रखा है, एक दिशीय प्रक्रिया है। एक दिशी नहीं होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी प्रक्रिया है। ठीक है, कई आयामों में हमारा विकास होता है। हमारा शारीरिक विकास होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, ठीक है, संवेगात्मक विकास होता है। तो जो विकास के ये पक्ष होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। हमारा कई आयामों में विकास होता है। इसके साथ साथ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो विकास के डोमेन होते हैं, जो विकास के पक्ष होते हैं, पूछ देता है आपके एग्जाम में, क्या ये अंतः संबंधित होते हैं। हाँ, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, अगर हमारा शारीरिक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगी। ठीक है, अगर हमारा संज्ञानात्मक विकास अच्छी तरीके से नहीं हुआ तो वो चीज़ हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करेगी। अगर हमारा ये तीनों चीज़ें अच्छी हुई, बट अगर हमें इमोशनली रूप से अच्छे नहीं है, संवेगात्मक रूप से अच्छे नहीं है, तो ये तीनों चीज़ पर हमारे जो है इफेक्ट डालेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, पहली चीज़ तो विकास मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुआयामी होता है। जो विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों के विकास में बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग संस्कृति से होता है। हो सकता है किसी बच्चे की संस्कृति में कोई चीज़ सही है और वही चीज़ किसी दूसरे बच्चे की संस्कृति में सही ना हो। ठीक है, तो जो सांस्कृतिक विभिन्नता है, ठीक है, ये अलग अलग होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप जिस जो है समाज में जन्म लेंगे, जिस जगह पर आप जन्म लेंगे वहीं की संस्कृति को आप फॉलो करेंगे। एक बच्चा जो है जो दूसरी जगह पर जन्म लिया तो वो वहाँ की संस्कृति को फॉलो करेगा। ठीक है, तो सांस्कृतिक विभिन्नता क्या होती है, बच्चों में होती है, बहुत सी सांस्कृतिक विभिन्नता होती है। तो ये बात सही है, तो सी ऑप्शन गलत सही हो जाएगा आपका यहाँ पर। संसार में सभी बच्चों का विकास एक ही क्रम में और सुनिश्चित समय से होता है। देखिए जो विकास है ये क्रमिक प्रक्रिया तो है, एक क्रम में तो होता है। ठीक है, यानी पहले शिशुअवस्था आएगा, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है,
अब देखिए ये सुनिश्चित समय पर होता है, ये कहना आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बच्चा जो है हो सकता है वो 2 साल में चलना सीखे और कोई एक बच्चा है जो कि 1 ही साल में चलना सीख जाए, ठीक है। तो ये अलग अलग समय पर होता है, ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। बट विकास क्या है, एक क्रमिक प्रक्रिया है, बट जो विकास की दर होती है, जो रेट होती है, ये क्या होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। एक बच्चा 1 साल में बोलना सीख रहा है और हो सकता है कि कोई बच्चा जो है 2 साल में बोलना सीखे। तो समय क्या होता है, अलग अलग होता है, सुनिश्चित समय पर नहीं होता है। तो ये कहना आपका यहाँ पर गलत है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह कौन सा है। पेशीय कौशल और समग्र शारीरिक वृद्धि का तेजी से विकास। देखिए यहाँ पर जो बाल्यावस्था है, ठीक है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक क्या किया गया, आपका पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड, प्रारंभिक बचपन, जिसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है, 2 से 7 साल का होता है। और दूसरा क्या होता है आपका मध्य बचपन, ठीक है, यानी कि लेटर चाइल्डहुड, जिसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है, मध्य बाल्यावस्था या फिर मध्य बचपन भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें जो बच्चा होता है वो कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। अब इसी का जो है मुख्य प्रमाण चिन्ह आपको यहाँ पर बताना है। पेशी कौशल और समग्र शारीरिक विकास में तेजी, ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। वैज्ञानिक तर्क और अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता का विकास। देखिए जो बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, अमूर्त सोच है, ये कब करता है, 11 साल के बाद करता है। जब वो 11 से 18 साल का होता है तब उसके अंदर जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग बच्चा करने लगता है, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, सोच पाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो बच्चा 7 से 11 साल तक का होगा, ठीक है। और 7 से 11 साल का बच्चा मूर्त चीज़ों के बारे में सोचता है, जो चीज़ें उसके सामने होती हैं, जिसको टच एंड फील कर पाता है, उसके बारे में थिंकिंग कर पाता है। अमूर्त चीज़ों के बारे में थिंकिंग नहीं कर पाता है। प्रतीकात्मक खेल का उभरना। देखिए जो सिंबॉलिक थॉट है, ये कब आ जाता है बच्चे में, जब वो 2 से 7 साल का होता है। आपने देखा होगा 2 से 7 साल के बच्चों को आप जो है अक्सर करके देखते होंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ठीक है, हम लोग भी पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो सिंबॉलिक थॉट है ये कब आ जाता है, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। तर्कसंगत विचारों का विकास, जो कि प्रकृति रूप में मूर्त हैं, बिल्कुल सही बात। बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है जब वो 7 से 11 साल का होता है। साथ ही साथ जो बच्चा जो चीज़ें प्रकृति में मूर्त होती हैं, कॉन्क्रीट होती हैं, उनके बारे में थिंकिंग कर पाता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर आप वैसे भी देखेंगे तो जो जीन प्याजे की थर्ड स्टेज है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, उसमें बच्चा कितने साल का होता है, 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आपका यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट था। यहाँ पर देखिए जीन प्याजे से रिलेटेड मैंने कई सारे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए कंप्लीट जो है कराया हुआ है। तो अगर आपने उस सेशन को नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, मैंने आप लोगों को जीन प्याजे से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर कवर कराए हुए हैं। जीन प्याजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, देखिए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात हो रही है 4th स्टेज की, ठीक है, यानी जो जीन प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई हैं, 4 स्टेज दिया है, वो कौन कौन सा है आपका। सेंसरी मोटर स्टेज पहली तो हो गई, जिसमें बच्चा कितने साल का होता है, जन्म से 2 साल तक का होता है, ठीक है। दूसरी स्टेज उन्होंने क्या बताया, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 2 से 7 साल का होता है। और तीसरी क्या है इनकी स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें जो बच्चा होता है वो 7 से 11 साल तक का होता है, ठीक है। और उसके बाद में इनकी जो लास्ट स्टेज है वो क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसमें जो बच्चा होता है वो 11 से 18 साल तक का होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी के बारे में पूछ रखा है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के बारे में पूछ रखा है। संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्ध करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। देखिए जब बच्चा संरक्षण यानी कंजर्वेशन नहीं कर पा रहा है, क्लासिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, श्रेणीबद्ध चीज़ों को एक सीक्वेंस में नहीं लगा पा रहा है, तो बच्चा किस स्टेज में होगा, प्याजे के सेकंड स्टेज में होगा, प्री ऑपरेशनल स्टेज में होगा, 2 से 7 साल का होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है उसमें बच्चा कितने साल का होगा, 11 से 18 साल का होगा। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया बाहर। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया कि बच्चा सिंबॉलिक थॉट, ठीक है, प्रतीकों के थ्रू सीखना कब स्टार्ट कर देता है, जब वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा आपका प्री ऑपरेशनल स्टेज के अंदर आएगा बच्चा, यानी प्याजे की सेकंड स्टेज, तो ये भी हो गया बाहर। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिगप्ति चिंतन करने में समर्थ,
है, यही बात आपके यहाँ पर सही हो जाएगी। जब बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर लेता है, जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उसके बारे में बच्चा थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। यानी वो प्याजे के किस स्टेज में होता है, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसको आप औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में नाम जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं, इंग्लिश में एक ही रहेगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें बच्चा क्या करता है, परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, प्रतिज्ञप्ति चिंतन, यानी जो चीज़ें उसके सामने नहीं होती हैं उसके बारे में भी थिंकिंग कर पाता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके साथ में दे रखा है डी में केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबादी। देखिए बच्चे के अंदर सेंट्राइजेशन, केंद्रीकरण कब होता है, जब वो 2 से 7 साल का होता है, ठीक है। यानी बच्चा क्या करता है, बच्चे का जो ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है। अगर एक बच्चे को आप लंबे ग्लास में कोई जूस दे दीजिए और एक चौड़े ग्लास में जूस दे दीजिए, ठीक है, उसकी जो मात्रा है वो सेम है, बट बच्चा क्या करेगा, लंबे वाले ग्लास में जो है जूस को लेना पसंद करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि ग्लास लंबा है इसलिए जूस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि अगर इसमें जो है 500 ml जूस है तो इसमें भी 500 ml ही जूस आएगा, ठीक है। अगर हम शेप और साइज को चेंज कर दें तो जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो चेंज नहीं होती है। इस चीज़ को बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, अगर आप उनको नोट देंगे तो वो उनको नहीं लेते, जब सिक्के देंगे तो वो उनको ले लेते, क्योंकि उनको लगता है सिक्का ज़्यादा है, जबकि जो क्वांटिटी होती है, जो मात्रा होती है वो सेम ही होती है। 10 रुपये का अगर आप उनको एक नोट दीजिए और 10 रुपये के उनको 10 सिक्के दीजिए, ठीक है, तो बच्चे को लगता है अरे ये 10 चीज़ है, 10 सिक्के हैं, ठीक है। और यहाँ पर उसको एक ही नोट लगती है, इसलिए वो इसको नहीं लेता है, ठीक है, सिक्के लेना पसंद करता है, जो 2 से 7 साल का बच्चा होगा, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि जो बच्चे का ध्यान होता है वो एक ही जगह पर केंद्रित होता है, ठीक है, शेप और साइज पर। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है, सॉरी, ये इसमें बच्चा किस स्टेज में होगा, 2 से 7 साल का होगा, ठीक है। अनुत्क्रमणीय सोच, अनुत्क्रमणीय सोच क्या होती है, इनरिवर्सिबल थिंकिंग, यानी एक बच्चे को जो है आप घर से उसके स्कूल छोड़ के आ जाइए, ठीक है। 2 से 7 साल के बच्चे को बच्चा घर से स्कूल अगर आप उसको छोड़ दें तो वापस स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चा चीज़ों को रिवर्स नहीं कर पाता है, इनरिवर्सिबल थिंकिंग उसके अंदर होती है, ठीक है। तो जो तीनों प्रॉपर्टी थी, संरक्षण, वर्गीकरण, श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। सक्षम कब होता है, जब वो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में होता है, बट सक्षम नहीं है। प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक थॉट, सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करता है। केंद्रीकरण, अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध, ये तीनों जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, पियाजे की सेकेंड स्टेज की, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है, प्री ऑपरेशन स्टेज में होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ए, बी और डी ये किसकी प्रॉपर्टी है, प्री ऑपरेशन स्टेज, जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। तो इसके अकॉर्डिंग भी अगर जो है आप अपने राइट आंसर तक पहुंच सकते थे, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज के बारे में पूछ रखा था। नेक्स्ट स्टेप आपका यहाँ पर देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक विकास का सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में, जब वो विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियतापूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। यानी जो बच्चा है वो क्या कहेगा कि अगर हम समाज के नियम को फॉलो करते हैं, रूल को फॉलो करते हैं, तो जो हमारा समाज है वो क्या रहेगा, सुरक्षित रहेगा, ठीक है। जैसे कि अगर कोई जो रूल है, ठीक है, जो नियम है, हम उसके अगेंस्ट कार्य ना करें, ठीक है, भले ही वो नियम गलत हो, ठीक है। इसमें बच्चे की ये धारणा रहती है कि अगर हम समाज के नियम को फॉलो करते हैं, जैसे कि अगर जो रेड लाइट होती है उसको क्रॉस नहीं करते, तो जो समाज है हमारा वो सुरक्षित रहता है, ठीक है। बट अभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तब तो आपको इमरजेंसी में रेड लाइन क्रॉस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बच्चा इस चीज़ को नहीं मानता है, तो अभी किस स्टेज में रहता है, जो लॉरेंस कोलबर्ग थे इन्होंने नैतिक विकास के 3 लेबल दिए, ठीक है। और कितनी स्टेज इन्होंने बताई, 6 अवस्थाएं बताई इन्होंने, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास तो वो होता है कि जैसा आप मेरे साथ करेंगे मैं भी वैसा आपके साथ करूँगी, यानी टिक फॉर टैग, ठीक है, जैसे को तैसा। आपने एक क्वेश्चन देता है यहाँ पर कि अगर एक बच्चे ने जो है दूसरे बच्चे की टिफ़िन खा ली और दूसरे बच्चे ने इस बच्चे की कलम तोड़ दी, तो वहाँ पर बच्चा किस स्टेज में रहेगा, तो वो यांत्रिक उपदेश अभिविन्यास पर रहेगा। यानी आपने मेरी टिफ़िन खाई तो इसलिए मैंने आपकी जो है कलम तोड़ दी, यानी जैसा आप करोगे मेरे साथ वैसा ही मैं आपके साथ में बिहेव करूँगा। बच्चे की जो नैतिकता होती है वो इस चीज़ पर डिपेंड होती है। तो बच्चा किस में रहता है, यांत्रिक उपदेश नैतिकता में। सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत अभिविन्यास, यानी नैतिकता से परे जाकर सोचना, जैसे कि
जैसे कि महात्मा गांधी हो गए, समाज की भलाई के लिए सोचना, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पर नहीं होगा। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास क्या होता है, इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है, बट वो दंड से बचने के लिए आज्ञा नैतिकता दिखाता है। जैसे कि अगर आप बच्चे को कह दें यहाँ पर कि अगर तुमने जो है जो बड़ों का पैर है अगर वो नहीं छुआ तो यहाँ पर तुमको डांट खानी है, ठीक है, या फिर तुमको डांट पड़ेगी। तुमको जो है अगर अपने बच्चों को डांटा, किसी तरीके का दंड दिया, तो बच्चा क्या करेगा, वहाँ पर नैतिकता को प्रदर्शित करेगा। वो जा करके तुरंत ही जैसे ही बड़े आएंगे उनको प्रणाम कहेगा, ठीक है, उनका पैर जो है छुएगा। तो यहाँ पर बच्चा क्या करता है, बच्चे के अंदर नैतिकता होती नहीं है, वो दंड की वजह से जो है दंड से बचने के लिए नैतिकता को प्रदर्शित करता है। तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यही बात आपके यहाँ पर सही है, यानी समाज के क्रम को बनाए रखना, व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। जिससे जो बच्चा कहता है कि जो समाज ने नियम रूल रेगुलेशन बना दिया हमें उसको फॉलो करने चाहिए, ठीक है। क्यों करने चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे जो समाज है वो सुरक्षित रहता है, बच्चा इस वाली नैतिकता में रहता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था की अवधि में विकास में केवल परिणात्मक परिवर्तन होते हैं। देखिए परिणात्मक परिवर्तन ही होते हैं, विकास किसी अवधि में हो रहा है उसमें गुणात्मक और परिणात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटिव दोनों ही चेंज होते हैं। तो ये ऑप्शन तो गलत। अनियमित और असम्बद्ध होता है, अभी मैंने आप लोग को बताया था विकास क्या है, क्रमिक प्रक्रिया है, ठीक है। और जो विकास के क्षेत्र होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। मैंने आप लोग को PCSC से बताया था, फिजिकल कॉग्निटिव सोशियो इमोशनल, ये चारों पक्ष क्या होते हैं, आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष पर इफेक्ट डालता है, प्रभाव डालता है। तो ये भी गलत हो गया। धीमी गति से होता है, उसे मापा नहीं जा सकता। देखिए जो हमारा डेवलपमेंट होता है, ठीक है, इसको हम ये नहीं कह सकते कि धीमी गति से होता है, ठीक है, ये कभी तीव्र गति से होता है तो कभी धीमी गति से होता है, बैक एंड फोर्थ चलता है, ठीक है, जटिल प्रक्रिया है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत हो गया। बहुस्तरीय और मिश्रित होता है, बिल्कुल सही बात, ठीक है, हमारा कई आयामों पर विकास होता है, बहुस्तरीय होता है। इसके साथ साथ जो विकास के पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये बात सही है, तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निकटतम विकास का क्षेत्र क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में आपसे यहाँ पर पूछ रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक प्रक्रिया जिसमें शुरू से विभिन्न समझ वाले दो व्यक्ति समान समझ पर पहुँचते हैं, नहीं। वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज के वयस्कों सदस्यों द्वारा निर्धारित विधि से कार्य करते हैं, नहीं, ये भी नहीं होगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाले समकक्षी की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र, बिल्कुल सही बात है, यानी जितना आप खुद सीख सकते हैं, जितना आप स्वतंत्र रूप से खुद प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपने किसी वयस्क व्यक्ति की मदद ली, ठीक है, किसी साथी समूह की मदद ली, उसके बाद आप जितना सीखे उसके बीच का क्षेत्र क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि अभी आपने सीटेट के मॉक टेस्ट दिए, वहाँ पर आपके 150 में से 90 नंबर आ रहे थे, ठीक है, बट आपने जो है किसी टीचर्स की हेल्प ले ली, नोट्स रीड कर लिए, ठीक है, मॉक टेस्ट की और ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली, एफर्ट थोड़ा सा डाला, जो चीज़ें आपने पढ़ रखी है उसका रिविज़न कर लिया, तो जो आपके नंबर है वो क्या हो गए, यहाँ पर बढ़ करके 150 से 120 हो गए, ठीक है। तो जो इन दोनों के बीच का क्षेत्र है, यानी जितना आपने खुद चीज़ों को सीखा और जितना आपने किसी वयस्क व्यक्ति की मदद से या फिर अपने साथी समूह की मदद से किसी रिसोर्स के थ्रू सीखा, तो उसके बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यानी यहाँ तक तो आप चीज़ों को सीख सकते थे, बट यहाँ तक आप चीज़ों को कैसे सीखे, किसी की मदद के साथ में, अपने एफर्ट के साथ में, प्रैक्टिस के साथ में, ठीक है। आपको जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी वहाँ पर आपने किसी टीचर्स की हेल्प ली। तो जितना आप खुद सीख सकते हैं और जितना आप किसी वयस्क व्यक्ति की मदद से सीख सकते हैं, उसके जो बीच का क्षेत्र होता है वो क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, निकटस्थ विकास का क्षेत्र होता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। विभिन्न प्रकार के कार्य जो कि आप अपनी आयु के अनुसार बच्चों को करने चाहिए परंतु वो नहीं कर सकती, ये कहना आपका यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, यहाँ पर क्या दे रखा है, थोड़ा सा मैं ये दे रखा है, ठीक है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन में बेहद सफल है, कम सफल है, वो असफल विद्यार्थियों को
पहचानने में सहायक होता है। देखिए ये कहना आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। आकलन इसलिए नहीं किया जाता है कि बच्चों की लेबलिंग कर दी जाए, यानी बच्चों को कम सफल, अधिक सफल, इस तरीके से उनको जो है थप्पा लगा दिया जाए, लेबलिंग कर दिया जाए, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, आकलन इसलिए किया जाता है कि बच्चा कितना समझ पाया चीज़ों को, ठीक है, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है, जो हमने टीचिंग मेथड का यूज किया, शिक्षण विधि का यूज किया, क्या वो बच्चे को समझ में आई या फिर नहीं। यहाँ पर क्या है, बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक करता है। बिल्कुल सही बात अभी मैंने आप लोगों को बताई। ये क्या करता है, बच्चों के समझ के बारे में बताता है, बच्चा कैसे सोच रहा है चीज़ों को, क्या जो चीज़ें आपने उसको बताई वो उसको समझ में आई या फिर नहीं। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है, नहीं, देखिए सहायक होता है अधिगम में। ठीक है, तो ये कहना गलत है। बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है, ये भी कहना गलत है। रुकावट नहीं उत्पन्न करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है उनके सीखने में। तो सी, डी और ए तो आपका हो गया यहाँ पर गलत, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतःस्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है। देखिए जो हावर्ड गार्डनर थे, जिन्होंने कि मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, और अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें 8 टाइप जो है गिवन है। अब देखिए यहाँ पर बताना है कि कौन सा जो है मिलान यहाँ पर सही दे रखा है। भाषाई के साथ में क्या दे रखा है, मूर्तिकार। देखिए भाषाई बुद्धि किसके अंदर होती है, जो लोग नेता लोग होते हैं, ठीक है, यानी जिनका जो भाषा होती है, ठीक है, उसको तोड़ मरोड़ करके अच्छी तरीके से पेश करना, ठीक है, यानी किसी को अपनी बातों में ले लेना एक तरीके से। ठीक है, तो वो किसके अंदर होती है, जो लोग नेता होते हैं, ठीक है, जो कवि होते हैं, ये क्या करते हैं, अपनी बातों से, अपनी लैंग्वेज से लोगों को इम्प्रेस करते हैं। ठीक है, तो ये मूर्तिकार के अंदर दे रखा है, तो ये तो सही मिलान यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, मूर्तिकार के अंदर कौन सी होती है, क्योंकि वो वास्तुकार होते हैं, ठीक है, एक तरीके से किस तरीके से डिज़ाइन करना है, तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। तो यहाँ पर भाषाई के साथ में दे रखा है, तो ये नहीं होगा। शारीरिक गति संवेदना ये खिलाड़ी के अंदर होती है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, क्योंकि जैसे कि विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, ठीक है, और भी क्रिकेटर हैं, या फिर जो डांसर लोग होती हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होती है, शारीरिक गति संवेदना, अपनी बॉडी को किस तरीके से मूव करना है, ठीक है, अपने बॉडी पर कंट्रोल होता है। तो ये किसके अंदर होता है, खिलाड़ी के अंदर होता है, डांसर के अंदर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दे रखा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। स्थानिक मनोवैज्ञानिक के अंदर नहीं होता है। स्थानिक बुद्धि किसके अंदर होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, जो घरों के नक्शे वगैरह बनाते हैं, ठीक है, इंजीनियर के अंदर जो है ये स्थानिक बुद्धि हो सकती है, बट इसके साथ में मनोवैज्ञानिक दे रखा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा आपका यहाँ पर। अंतराव्यक्तिक बुद्धि जो है विक्रेता, देखिए अंतराव्यक्तिक यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल का मतलब क्या होता है, खुद को समझना, खुद के बारे में जानना। ठीक है, ये किसके अंदर होती है, जो आपके जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए, ठीक है, और इसके साथ में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनके अंदर जो है इंट्रापर्सनल होती है, वो खुद के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अंतराव्यक्ति यानी जो व्यक्ति खुद के स्वभाव, मनोभाव, दशा, ठीक है, खुद के बारे में समझ पाए, जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, ठीक है, तो इनके अंदर क्या होगी, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होगी। तो इसके साथ में विक्रेता दे रखा था, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर गलत होगा, और ये भी और ये भी। ठीक है, यहाँ पर सबसे सही ऑप्शन क्या है, बी वाला ऑप्शन, क्योंकि जो शारीरिक गति संवेदना है वो किसके अंदर होगी, खिलाड़ी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। ले वाइगोस्की के अनुसार क्या दे रखा है यहाँ पर, बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। देखिए चरण की बात ले वाइगोस्की नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने विकास को स्टेज में नहीं बांटा, अवस्थाओं में नहीं दिया, इन्होंने अवस्थाएं दी ही नहीं। अवस्थाएं किसने दी है, जीन पियाजे ने। तो वो क्या कहेंगे कि जो विकास होता है वो चरणों में होता है। तो यहाँ पर ले वाइगोस्की के अनुसार पूछा है, तो ये गलत हो जाएगा। स्कीमा शब्द किसने दिया है, जीन पियाजे ने। तो ये भी ऑप्शन आपका यहाँ पर नहीं होगा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल सही बात। यही बात जो है ले वाइगोस्की कहते हैं। ये 3 चीज़ों की बात करते हैं, जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें उसके समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, कल्चर की, लैंग्वेज की। यहाँ पर क्वेश्चन घुमाएगा, आपसे क्या पूछ देगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसने कहा, तो भी लेव वाइगोस्की। समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, किसने कहा, तो भी लेव वाइगोस्की। ठीक है, तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, SCL, समाज, संस्कृति और लैंग्वेज, भाषा। ठीक है, बच्चे
भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। देखिए भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करता है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, LAD की बात जो है कौन करता है, नोम चॉम्स्की करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, तो यहाँ पर ले वाइगोस्की के अकॉर्डिंग पूछ रखा है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ से हटेगा। ठीक है, भाषा अधिग्रहण यंत्र लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात कौन करता है, नोम चॉम्स्की, जो कि क्या कहते हैं, बच्चे के अंदर जन्मजात क्षमता होती है, LAD होता है भाषा को एक्वायर करने की। बच्चा क्या करता है, अपने इन्वायरमेंट से भाषा को अर्जित कर लेता है स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से। ठीक है, जिसकी बात कौन करता है, नोम चॉम्स्की करते हैं, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत होगा। नेक्स्ट है, बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करते हैं। देखिए पुरस्कार और दंड की जब भी बात आए तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा। कभी भी बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं देना, क्यों, क्योंकि इससे बच्चा क्या करता है, या तो पुरस्कार के लिए किसी कार्य को करेगा या तो दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करेगा, तो ये ऑप्शन आपका हो गया गलत। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है, बिल्कुल सही बात। यही होती है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें जो बच्चा होता है उसको केंद्र में रख करके एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, सभी जो शिक्षण गतिविधियाँ होती है उसका केंद्र क्या होता है, बच्चा होता है। बच्चे को सेंटर में रखकर कोई जो चीज़ें होती है वो प्रोवाइड की जाती है, यानी बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आवश्यकता के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। टीचर क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लचीला होता है। ठीक है, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड में चेंज लाता है। शिक्षण विधियों में अगर एक बच्चे को उस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो वो दूसरे तरीके से जो है समझाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से बच्चों को यहाँ पर जो है चीज़ें बतानी चाहिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक, केवल क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, सिर्फ बच्चों के माइंड में ज्ञान को भरना नहीं है, बच्चा खुद सीख सके चीज़ों को, इसके अवसर बच्चों को देने हैं। अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। देखिए बच्चों को कभी भी उनकी कैपेसिटी के आधार पर वर्गीकृत नहीं करना है, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसको मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को पूछ रखा था, तो बहुत सारे व्यक्तियों का जो है कमेंट आया हुआ था। लेव वाइगोस्की बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक उपकरण कल्चरल टूल की बात कौन करते हैं, लेव वाइगोस्की कहते हैं। क्या कहते हैं, बच्चे के जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसमें किसकी भूमिका होती है, सांस्कृतिक उपकरण। आप लोगों को मैंने बताया था, SCL की बात करेंगे, समाज की बात करेंगे, कल्चर की बात करेंगे और लैंग्वेज की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। वैसे भी इनकी थ्योरी का नाम भी है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, BF स्किनर आपके यहाँ पर नहीं होंगे, इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी नहीं आता है। जीन पियाजे के बारे में मैंने आप लोग को बता ही दिया। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, जिसमें इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, इनकी अवस्थाओं के बारे में भी मैंने आप लोग को बताया। ठीक है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार को संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है, एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। तो इसमें तो आप जो है जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा दे रहे हैं जब आप एक ही लिंग के समूह बना रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, बिल्कुल सही बात। जब आप मिश्रित लिंग समूह बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप दोनों पक्षों को महत्व दे रहे हैं और उनके विचार विमर्श, आपस में जो थिंकिंग स्किल है वो डेवलप होगी बच्चों की। जब वो आपस में बच्चे जो है एक दूसरे के विचार विमर्श करेंगे, आदान प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना नहीं, जैविक अंतरों की उपेक्षा नहीं करनी, उनको स्वीकार करना है। यहाँ पर दे रखा है अस्वीकार करना, तो ये ऑप्शन गलत है। समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना नहीं, समाज में जो चित्रित है, यानी समाज में क्या चल रहा है हमारे कि लड़कियां घर के काम करेंगी, लड़के बाहर के काम करेंगे, लड़कियां जो है जॉब नहीं करती हैं, इस तरह की जो समाज में रूढ़िबद्ध धारणा है, जेंडर स्टीरियोटाइप है, लड़के रोते नहीं, ठीक है, लड़कियां ही रोती हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारे समाज ने बनाई हुई हैं। ठीक है, स्टीरियोटाइप है, इसको हमें कम करना है, बढ़ाना नहीं है। तो डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर हो गया गलत, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश समझना चाहिए। देखिए जो बहुभाषिकता है इसको क्या समझना चाहिए, एक संसाधन, एक गुण समझना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। एक समस्या नहीं, एक व्यवस्थागत मुद्दा, एक रुकावट, ये कहना आपका गलत है, क्योंकि भारत क्या एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, यहाँ पर अनेक समाज, अनेक धर्म, अनेक संस्कृति, अनेक भाषा के लोग रहते हैं, तो ये हमारे लिए क्या है एक अच्छी बात है, क्योंकि हम इनसे अनेक कौशल सीखते हैं। ठीक है, जो हमारा थिंकिंग स्किल है, संज्ञानात्मक विकास वो बेहतर होता है, हमें अलग
संस्कृति, अलग जो है अलग अलग लैंग्वेज सीखने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, अवसर मिलते हैं, ठीक है। अलग संस्कृति, अलग समाज, अलग धर्म के बारे में जानने का जो है मौका मिलता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। हमारा भारत क्या है, एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, तो ये हमारे लिए क्या है, एक गुड है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या, एक क्लासरूम में, ठीक है, जो बच्चा है वो अलग अलग अगर भाषाएं बोला है तो ये एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। बच्चा जो है कहीं ना कहीं दूसरों बच्चों को सीखने में हेल्प करेगा। प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से इंटरेक्ट करेगा तो उसकी लैंग्वेज के बारे में जानेगा, तो ये सही होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत दे रखे थे। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके कुछ क्वेश्चन कैसे लगे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल से पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसका जो PDF है मैं आप लोगों को डेली टेलीग्राम चैनल पर भेजती रहती हूँ, तो PDF आप लोग टेलीग्राम से इसे जरूर रीड करें और इन क्वेश्चनों की खुद से भी एक बार प्रैक्टिस करें। इसके अलावा मैंने जीन पैसे का कंप्लीट वीडियो जो है आप लोग को प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें मैंने आप लोगों को क्वेश्चन के थ्रू सारी चीज़ें जो है डीपली एनालिसिस करने की पूरी कोशिश की है। उस वीडियो को देखने के बाद आई होप कि जीन पैसे से बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों के गलत नहीं होंगे, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप लोग उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। जीन पैसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे उसको मैंने वहाँ पर कवर कराया हुआ है। इसके अलावा जितने भी व्यक्ति यहाँ पर सीटेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक मैंने EVS 7 जनवरी की जो है क्लास कराई हुई है, तो आप जो है इस क्लास को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो आपका 21 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ था इसी के लिए मैंने ये क्लास कराई थी। मैराथन है आपका 7 जनवरी का, ठीक है। उसी में अगर आपको यकीन ना हो तो आप देखिएगा उस क्लास को एक बार। वहीं से आपके एग्ज़ाम में जो है 5 से 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे 21 जनवरी के वाले एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर कवर कराने की पूरी कोशिश की है। 1 घंटे की मैराथन है, बट बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। तो आप उस मैराथन क्लास को जरूर देखिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।